स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राजकोषीय समेकन से तात्पर्य दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन से है। कथन 2, राजकोषीय समेकन में सरकारी राजस्व, कर और गैर कर प्राप्तियां को व्यय के साथ संतुलित किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजकोषीय समेकन से तात्पर्य दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन से है, अतः कथन 1 सही है। इसके अंतर्गत सरकारी राजस्व, कर और गैर कर प्राप्तियों को व्यय के साथ संतुलित किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना, लोक ऋण को नियंत्रित करना तथा सतत आर्थिक विकास का समर्थन करना है, अतः कथन 2 सही है। प्रमुख विशेषताएं: बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आवश्यक, कुशल और उत्पादक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, कर संग्रहण को अधिकतम करना, कर चोरी को कम करना तथा कर आधार को व्यापक बनाना, अत्यधिक उधार लेने का परिहार करने हेतु राजकोषीय घाटे को सीमित करना, आर्थिक संकटों से बचने हेतु लोक ऋण को धारणीय बनाए रखना, लेखा परीक्षा और विनियमों के अनुपालन के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। तरासा, बोमपोका और कच्चल द्वीप निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए, लक्षद्वीप द्वीप समूह। बी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। सी, सुंदरवन डेल्टा। डी, मालदीव द्वीप समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तरासा, बोमपोका और कटचाल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप क्षेत्र में अवस्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूभाग से लगभग 1300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित हैं, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भारत को महत्वपूर्ण पुरोगामी उपस्थिति प्रदान करते हैं। इस स्थान से भारत को प्रमुख समुद्री अवरोध बिंदुओं, विशेष रूप से मलक्का जलडमरू मध्य पर निगरानी रखने तथा उन पर नियंत्रण करने की सुविधा मिलती है। इनकी अवस्थिति भारत को संबद्ध क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियों, नौवहन यातायात और संभावित सुरक्षा खतरों पर नजर रखने में सक्षम बनाती है, जिससे उनके समुद्री क्षेत्र की सजगता बढ़ती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारत के जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों की देखरेख करता है। 2, यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का रजिस्ट्रार जनरल एक सरकारी प्राधिकारी है जो भारत में जनसांख्यिकी डेटा एकत्र करने और इसे बनाए रखने का कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में मुख्य रूप से समग्र देश में जनगणना कार्य करने के लिए की गई थी। आरजीआई जन्म, मृत्यु और जनसंख्या डेटा सहित महत्वपूर्ण आंकड़ों की देखरेख करता है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का प्रबंधन भी करता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सॉवरेन वेल्थ फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका स्वामित्व केवल केंद्र सरकार के पास हो सकता है। 2, इसमें विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश शामिल है, लेकिन पॉलिसी धारकों के स्वामित्व वाली लोक पेंशन निधि इसमें शामिल नहीं है। 3, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने पलेर्मो सिद्धांत 2008 में SWF की विशेषताएं और उनके संवर्धन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सॉवरेन वेल्थ फंड सरकारी स्वामित्व वाली निधियां हैं जिनका स्रोत राज्य के अधिशेष है, जो प्रायः प्राकृतिक संसाधनों, व्यापार अधिशेष या बजट आदि के जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती हैं। SWF सरकारों को रणनीतिक निवेश के माध्यम से धन सृजन में मदद करते हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। विशेषताएं: सैंटियागो सिद्धांत 2008 के अनुसार SWF को 3 प्रमुख अभिलक्षण के साथ परिभाषित किया गया है।
इस पर सार्व सरकार का स्वामित्व होता है, जिसमें केंद्रीय सरकार और उपराष्ट्रीय सरकारें दोनों शामिल हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। इसमें विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश भी शामिल है। वित्तीय उद्देश्यों के लिए इनका निवेश किया जाता है। इन प्रमुख कारकों में पॉलिसी धारकों के स्वामित्व वाली लोक पेंशन निधियां तथा केंद्रीय बैंक की आरक्षित परिसंपत्तियां शामिल नहीं है, जिनमें निवेश नहीं किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। सैंटियागो सिद्धांत 24 स्वैच्छिक दिशा निर्देशों के एक समूह को संदर्भित करता है, जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स के लिए पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विवेकपूर्ण निवेश प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इन सिद्धांतों की स्थापना वर्ष 2008 में सॉवरेन वेल्थ फंड के अंतर्राष्ट्रीय फोरम, न कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा की गई थी, जो वैश्विक SWF का एक स्वैच्छिक संगठन है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था। 2. सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महात्मा गांधी 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बन गए और इन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए अहिंसक प्रतिरोध तथा जन आंदोलन की वकालत की। वर्ष 1924 का बेलगाम अधिवेशन कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड और दमनकारी रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया में NCN की शुरुआत की, अतः कथन एक सही है। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों, वस्तुओं और सम्मानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। गांधी जी को बोअर युद्ध में उनकी भूमिका के लिए वर्ष 1915 में कैसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वर्ष 1920 में इसे वापस कर दिया था। नमक मार्च 1930। गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में गुजरात के तटीय शहर दांडी तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। इस क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए QIM का आह्वान किया। उनके नारे करो या मरो ने लाखों लोगों को विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्लासिकल कंप्यूटरों के विपरीत जो बाइनरी लॉजिक 0 और 1 का पालन करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर पूरी तरह से टर्नरी लॉजिक 0, 1 और 2 का उपयोग करके काम करते हैं। 2. क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का उपयोग करते हैं, जो सुपरपोजिशन के सिद्धांत के कारण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद रह सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्वांटम कंप्यूटर टर्नरी लॉजिक 0, 1 और 2 का उपयोग नहीं करते हैं। वे सुपरपोजिशन और एंटेगलमेंट जैसे क्वांटम सिद्धांतों पर काम करते हैं। हालांकि क्वांटम मैकेनिकल तरीके से वे बाइनरी अवस्थाओं 0 और 1 का उपयोग करते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का उपयोग करते हैं, जो 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में एक साथ मौजूद रहने के लिए सुपरपोजिशन का लाभ उठाते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान में टोकनीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वास्तविक कार्ड विवरण के स्थान पर एक अद्वितीय कोड या टोकन होता है, जो लेन देन के दौरान एक सुरक्षित पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। 2. टोकन व्यापारियों को संवेदनशील कार्ड विवरण संग्रहित करने से रोकते हैं तथा सुरक्षा भंग होने की स्थिति में ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टोकनाइजेशन यह वास्तविक कार्ड विवरण के स्थान पर एक अद्वितीय कोड या टोकन देता है, जो लेन देन के दौरान एक सुरक्षित पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है, अतः कथन सही है। प्रकार डिवाइस टोकनाइजेशन प्रत्येक डिवाइस के लिए विशिष्ट और कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन प्रत्येक व्यापारी के लिए विशिष्ट। टोकन व्यापारियों को संवेदनशील कार्ड विवरण संग्रहित करने से रोकते हैं तथा सुरक्षा भंग होने की स्थिति में ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है,
रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। 2. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रिट संवैधानिक न्यायालयों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया गया एक विधिक आदेश है। इसका अंगीकरण अंग्रेजी के प्रीरोगेटिव रिट से किया गया है। रिट जारी करने का प्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, अतः कथन 1 सही है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मानस नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भूटान की सबसे लंबी नदी है। 2. यह दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानस नदी बेसिन भूटान में सबसे बड़ी है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए भूटान में 272 किलोमीटर तथा असम में 104 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है तथा फिर ब्रह्मपुत्र और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह भूटान की सबसे लंबी नदी भी है, अतः कथन 1 सही है। यह दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में स्थित है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अक्सर समाचारों में आने वाला शब्द ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी OMO का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए. तरलता की स्थिति को सुचारू बनाने तथा ब्याज दर के स्तर पर इसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। बी. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जनता को बाजार निर्धारित ब्याज दरों पर ऋण देने की प्रक्रिया। सी. मुद्रा को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। डी. बैंकों द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित निधियां बनाए रखने की प्रक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओपन मार्केट ऑपरेशन से तात्पर्य सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की खुले बाजार में खरीद और बिक्री से है। OMA उन मात्रात्मक उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष भर तरलता की स्थिति को सुचारू बनाने तथा ब्याज दर और मुद्रास्फीति दर के स्तर पर इसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए करता है। मात्रात्मक उपकरण नकद आरक्षित अनुपात, बैंक दर या खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन करके मुद्रा आपूर्ति की सीमा को नियंत्रित करते हैं। गुणात्मक साधनों में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने से हतोत्साहित या प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अनुनय विनय शामिल है, जो नैतिक अनुनय, मार्जिन आवश्यकता आदि के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में घरेलू कार्यों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में एक समर्पित केंद्रीय कानून है जो घरेलू कार्य, कर्मचारी और कार्यस्थल को कवर करता है तथा घरेलू कार्य को भी परिभाषित करता है। 2. वर्ष 2020 में लागू सामाजिक सुरक्षा संहिता घरेलू कामगारों को लाभ प्रदान करती है और इसे देश भर में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।